सेशन की शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सोने की, जहां पर आज 500 रुपए के आसपास की गिरावट दिख रही है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1,08,000 के आसपास का हमने रिकॉर्ड हाई बनते देखा था, अब 1,07,000 का लेवल देख रहे हैं। MCX पर 1,07,200 के नीचे कारोबार हो रहा है। कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आज दबाव दिख रहा है। फ्यूचर्स में करीब करीब आधे % की गिरावट। स्पॉट गोल्ड भी कमज़ोर है, ये भी अब फिसल कर नीचे आ चुका है। $3585 के नीचे स्पॉट गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल से ही है कि 16 और 17 सितंबर को FOMC की बैठक और ब्याज दरों में 0.25% कटौती का अनुमान है, लेकिन बाजार अब इस बात को मान रहा है कि 3 कटौती हो सकती है आगे इस साल में। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए और उसी से यहाँ पर लगातार तेजी है। हालांकि आज के सत्र में जो मुनाफा वसूली आई है उसमें आपको क्या करना है, हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत कर रहे हैं आज सर। बताइए सर, गोल्ड में क्या करना चाहिए आज की गिरावट पर? जी बिल्कुल, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। सर, पिछले वीक में हमने देखा कि गोल्ड में एक बड़ा मूव हमने आते हुए देखा। 1,04,000 के लेवल से 1,07,800 तक के लेवल्स देखे हैं। 3.5% का इजाफा पिछले वीक में आया है। मुझे लगता है आज का जो सुबह का दौर है ये करेक्टिव फेज है। 1,07,100 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार रिन्यूड बाइंग दोबारा निकल कर आएगी और यहाँ से दोबारा 1,07,650 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 1,06,800 ये बड़ा महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है, इसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। जो मुख्य कारण बढ़ने की आपने ऑलरेडी बता चुके हैं। ब्याज दरें घटने की संभावना ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है ये निरंतर बढ़ते जा रही है। रुपया भी जो है काफी ज्यादा कमजोर हुआ था पिछले हफ्ता। ये सारे जो फैक्टर्स है ये गोल्ड की तेजी को ऐड ऑन कर रहे हैं। ओके, तो आपको अभी भी लग रहा है जो डिप में खरीदे 1,07,650 वापस से दिख सकता है, ये कॉल है गोल्ड को लेकर। सर चांदी भी आज कमजोरी दिख रही है, क्या यहाँ पर भी यही रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, दोनों में थोड़ा सा मुनाफा वसूली आना तो स्वाभाविक ही है। पिछले वीक में भी सिल्वर में हमने देखा कि करीब करीब 3 से 3.25% का गेन आया है और वहां से करेक्टिव फेज में भी ये चल रहा है। 1,23,000 ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। 1,23,500 के आसपास आई थिंक दोबारा एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है। ऊपर में 1,24,800 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। 1,22,800 का इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है शायद इवनिंग सेशन में एक बार दोबारा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो फिर से यहाँ पे मोमेंटम लौट सकता है, फिर से तेजी लौट सकती है। चांदी को लेकर एक अपडेट ये भी है कि चांदी की माइनिंग जो होती है बाकी मेटल्स के साथ होती है और यहाँ पर सप्लाई की दिक्कतें चांदी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड खास करके सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उसके सामने यहाँ पर सप्लाई कम दिख रही है। चांदी के बाद क्रूड की बात करते हैं। वीकेंड के दौरान जो बैठक हुई ओपेक प्लस का, अनुमान से काफ़ी कम इस बार बढ़ोतरी का फैसला हुआ है ओपेक प्लस की तरफ से। सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई इन 4 महीनों में काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी हुई थी। इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, लेकिन इस बार हल्की बढ़ोतरी हुई क्योंकि उनको चिंता है सरप्लस बढ़ने की, ओवर सप्लाई की, और उसी का फायदा क्रूड को मिला है, करीब 1.5% ऊपर है। ये तेज़ी और एक्सटेंड यहाँ से हो सकती है क्या? विश्वमोहन जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि संडे के मीटिंग में तय था कि प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था, लेकिन जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले काफी कम बढ़ा है। उसी का एक सपोर्ट प्राइसेस में हमें आते हुए देखा, लेकिन डिमांड इसमें काफी कमजोर सी नजर आती है। टेक्निकली ऑन चार्ट भी ये थोड़ा सा वीक नजर आता है। 5440 5450 का ये जो जोन था ये एक बड़ा सपोर्ट जोन था जो इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है अगर ये दोबारा रिटेस्ट करता है, इन लेवल्स पर दोबारा प्राइसेस आती है, तो एक इंट्राडे के लिहाज से दोबारा यहाँ से बिकवाली बन सकती है। नीचे में 5480 के लेवल से दिखा सकता है और 55-95 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई अगर सेफर साइड चलना चाहता है तो आई थिंक 5550 की जो कॉल है, सॉरी जो पुट है, वो करीब करीब 80 के आसपास के लेवल पे बाय करना चाहिए। ओके, तो या पुट खरीदने की सलाह यहाँ पे वापस से दबाव बनने की संभावनाएं बन रही है। 5,480 फ्यूचर्स में जा सकता है। सर मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स को लेकर भी ये खबर है कि वहाँ पर स्क्रैप वाले या जो रिसाइकलिंग मेटल्स के काम करने वाले जितने भी प्लांट्स थे, वहाँ पर चाइना में एक सब्सिडी दी जा रही थी, उसे हटा दिया गया है। इससे अब जो माइनिंग कंपनियां, उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, नई माइनिंग को वहाँ पर बढ़ावा देना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है सर, मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, मेटल्स में एक्टिविटी थोड़ी सी डल हो गई है। पिछले वीक हमने देखा था कि 901 902 के ऊपर कॉपर निरंतर सस्टेन कर रहा था और 895 का लेवल ये निरंतर होल्ड कर रहा था। मुझे लगता है जो भी बाइंग अपने पास अभी है, अगर यहाँ पर बाय करना भी चाहते हो तो 894 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके कॉपर में मौजूदा स्तर पर भी आप निवेश कर सकते हो। 908 913 के अपसाइड टारगेट हमें प्रोबेबली इस वीक में देखने मिल सकते हैं।
लेकिन बेस मेटल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर कोई दिख रहा है तो मुझे जिंक दिख रहा है। 275 के आसपास जिंक बाय किया जा सकता है 279 के टारगेट के लिए, और 273 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए सर, बेस मेटल्स के बाद नेचुरल गैस आज काफी मजबूत नजर आ रहा है, 2.5% तक की तेजी है, 275 के ऊपर है। क्या जो एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है रूस की तरफ से यूक्रेन पर, वो भी उनके सरकारी इमारत पर जो कीव में हमला हुआ है, उस वजह से ये तेजी है, या कुछ डिमांड साइड को लेकर कुछ खबर आ रही है? जी बिल्कुल, प्राइसेस ने काफी ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी ले चुका था। ऊपर में 360 के आसपास जो एनजी गई थी वो 250 के आसपास आ गई थी। अब ये करेक्टिव फेज से थोड़ा ऊपर निकलता हुआ मुझे नजर आता है। आई थिंक 275 के अराउंड नेचुरल गैस मौजूदा स्तर पर, करंट लेवल पर आप बाय कर सकते हो। ऊपर में 287 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और कोई सेफर साइड चलना चाहता है तो आई थिंक 270 की जो कॉल है ये 13 रुपए के आसपास बाय करे, 8 के स्टॉप लॉस से 20 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए सर, नॉन एग्री के बाद एग्री में सबसे पहले धनिया की बात करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में काफी तेजी से ये काउंटर बढ़ा था। 2 दिनों में हमने देखा 8-9% तक की तेजी आ गई थी, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर दबाव है, 8,450 के नीचे है, 1.25% की गिरावट है। क्या और यहाँ पे मुनाफा वसूली बढ़ेगी क्या? मुझे लगता है कि 2 दिन के बड़े तेजी के बाद में जो 7600 के लेवल्स हमने धनिया में देखने मिले थे, वहां से ये बढ़कर 85 86 के आसपास के लेवल्स इसने दिखाया है। और ये थोड़ा सा करेक्शन फेज मुझे लगता है कि 82 83 तक के आ सकता है। 8200 8300 के आसपास इसमें रिन्यूड बाइंग निकल कर आएगी। मुझे लगता है धनिया एग्री कमोडिटी सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द काउंटर निकल कर आएगा। ऊपर में ये 90 रुपए मतलब 9000 के लेवल भी प्रोबेबली अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक कोई बेस्ट काउंटर अगर एग्री कमोडिटी में ढूंढना चाहता है तो वो धनिया नजर आता है। 1 से 2 रुपया मतलब 100-200 रुपया यहाँ से अगर नीचे आता है तो खरीदारी करे, 7800 की स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और 9000 का ही लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। 200 रुपए की गिरावट आने दे यहां से और उसके बाद खरीदे। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में अब नई पोजीशन बनाए, 9000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, ऐसा दिनेश जी मानते हैं। सर, आज जीरा सुस्त है 19400 के आसपास। जीरा और हल्दी दोनों पर राय बताएं। हल्दी में हालांकि अभी ओपनिंग ट्रेड्स दिख नहीं रहे हैं, दोनों ही काउंटर पे क्या राय बन रही है? हल्दी में बहुत बड़ी मुझे कोई मूवमेंट नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि 12700 एक जो बड़ा सपोर्ट जोन था इसने ब्रेक किया है। 12700 के आसपास ही इसमें बिकवाली करनी चाहिए। ऊपर में 13100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 11900 के लेवल से प्रोबेबली दिखा सकता है। हल्दी एक काउंटर काफी डल साबित हो रहा है अभी, बट मुझे लगता है कि जीरे में कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने मिल सकती है। संडे जो ऑफिस की मीटिंग हुई थी जहां पर यह सेमिनार में बताया गया कि फंडामेंटल्स भी अब यहाँ से घटने के लिए स्पेस काफी कम है। टेक्निकली भी सभी को लगता है कि 19200 19300 के आसपास के लेवल जो है ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंग का ही अवसर दे सकता है। प्रोबेबली इसमें स्विंग कम हो सकती है और आने वाले समय में अराइवल्स भी डिक्रीज हो सकती है। और फेस्टिवल सीजन के चलते यहाँ पर डिमांड निकल कर आ सकती है। तो आई थिंक 19200 19400 के जोन में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 20400 के लक्ष्य के लिए 19800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो जीरा आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, वापस से आपको लग रहा है कि अराइवल्स के नंबर कम होंगे, इस बार सोइंग के नंबर भी कम रहने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि कैस्टर की खेती इस बार गुजरात में ज़्यादा हुई है और उसका असर आने वाले जीरे की फसल पर दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते, ग्वारसीड ग्वारगम की चाल देखते हैं। यहाँ पर हल्की तेजी है, शुरुआती चाल हल्की तेजी के साथ हुई है। 5200 के ऊपर ग्वारसीड है, ग्वारगम का वायदा 9240 के ऊपर है। यहाँ कुछ मौके हैं क्या? यहाँ पर एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी अभी नहीं है। मतलब पूरा साल भी अगर हम देख ले तो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रही है। बट आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है। प्रोबेबली जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर वाला 5140-50 के आसपास बाय कर सकते हैं 5220 के टारगेट के लिए। 5100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ी रिकवरी आती है तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही इसमें नजर आती है। बहुत बड़ी तेजी या मंदी इसमें मुझे अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रही है। बहुत बड़ी तेजी या मंदी आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है। चलिए, शुक्रिया, इसी नोट पर करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री एग्री दोनों ही मार्केट पे राय दी। जाने से पहले सर, जो भी रिकमेंडेशंस आपने यहाँ पे दिए हैं, डिस्क्लेमर क्या है? जी बिल्कुल, पर्सनल कोई भी पोजीशंस नहीं है, लेकिन सारी जो कॉल्स मैंने आपके यहाँ बताई है सारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है और उनके पर्सनल ट्रेड्स भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।